हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति शर्मा इतिहास की एक नई क्लास में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड, इसके पहले वाली जो वीडियो हमने आपको दी थी उसमें इतिहास की जानकारी के बारे में कुछ हमने बताया था कि इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। आइए उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत जैसे हमने देखा था कि दो तरह से प्राप्त होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो हमारा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के बारे में भी जो है हमने बताया कि भारतीय आधारित साहित्यिक स्रोत मिले हैं और कुछ विदेशी यात्रियों से प्राप्त साहित्यिक स्रोत की कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि हमें अपने इतिहास की जानकारी के बारे में पता चलता है। एक क्वेश्चन हमने आपसे पुटअप किया था कि भारत का इतिहास लिखने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ठीक है, तो भारत का इतिहास लिखने वाला जो पहला अंग्रेज थे वो हमारे विंसेंट स्मिथ थे, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। और जो है इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा और प्राचीन भारतीय साहित्य की कुछ कमियां भी इन्होंने बताई, जो कुछ हमने पॉइंट आउट की हुई है। और इसको हम एक एक करके देखेंगे कि देखिए, भारतीय इतिहास की जैसे कि जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो भी हैं वो काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी परंपरागत हैं और काफ़ी कह सकते हैं पुरानी है। लेकिन कुछ इन साहित्यों में, इन ग्रंथों में कुछ न कुछ कमियां थीं, जिसकी वजह से जो हमारे जो ये ग्रंथ साहित्य को प्रमाणित इतिहास के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं उनकी कुछ कमियों को। तो जैसे कि देखिए, पहला है कि समय, लेखन व लेखक के नाम का उल्लेख नहीं। जितने भी हमारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, उसमें कुछ बहुत से ऐसे ग्रंथ थे जिसमें समय लेखन का अभाव था। ठीक है, समय लेखन का निर्धारण नहीं किया था, टाइम पीरियड का निर्धारण नहीं किया था, जिससे कि ये जो हमारे ग्रंथ है उसको प्रमाणित नहीं माना गया। दूसरा चीज़ की जो लेखक है, लेखक के नाम का कहीं कहीं क्या मिलता है, अभाव मिलता है, या लेखक का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे कि जो ये जो विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि भारतीय जो साहित्य है उसमें ये कमियां थी, जिससे कि जो है इनके ग्रंथ को प्रमाणित नहीं माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। दूसरी कमी क्या थी दोस्तों, कि धर्म का प्रभाव अत्यधिक था। ठीक है, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पुरुषार्थ का था। पुरुषार्थ का उनका मुख्य जो है पुरुषार्थ को ही ध्यान में रख के उन्होंने ग्रंथ लिखा, अर्थात पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्राप्ति के लिए इन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, जो कहीं कहीं अवैज्ञानिक माने जाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता का अभाव। ये विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि भारतीय धार्मिक ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, जो भी साहित्य लिखे गए हैं, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव था। अर्थात जो भी धर्म ग्रंथ लिखे उसमें वैज्ञानिक रूप से वो वैज्ञानिक परिपाटी पे वो प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है भारतीय साहित्य की ये कुछ कमियों में से एक गिना जा सकता है। दूसरा कमी क्या था कि तार्किक विषयों का अभाव, अर्थात जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, जो भी साहित्य लिखे गए उसमें तार्किकता का क्या था, अभाव था। उसमें तार्किक विषयों को शामिल नहीं किया गया, तार्किक विषय वस्तु को शामिल नहीं करने के कारण ये हमारे कुछ भारतीय साहित्यिक की कुछ कमियां रह गई थी, जो परंपरागत विधियों पर आधारित थी। ठीक है, तार्किकता पर आधारित ना होकर के किस पे आधारित थी, परंपरागत विधियों पे। अर्थात जितने भी साहित्य लिखे गए वो अपने जो प्राचीन काल से जो चलते आ रहे थे, जो वातावरण में विद्यमान था, जो समय और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने अनुसार क्या किया, परंपरागत विधियों पे अपने जो ग्रंथ को लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि जब परंपरागत जो विधियों पर आधारित रहेगी तो कहीं ना कहीं वास्तविकता का अभाव रहेगा, और अब वास्तविकता का अभाव रहेगा तो काल्पनिकता का प्रभाव क्या रहेगा, काल्पनिकता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। कहीं पे भी जहाँ पे काल्पनिकता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वास्तविकता का प्रभाव कम दिखाई देगा। तो ये धर्म ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में, इन साहित्यों में काल्पनिकता का, अर्थात ऐसी बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है
जो आज के डेट में हम उसको काल्पनिक ही कहेंगे और कहेंगे कि वो वहाँ पे वास्तविकता का कहीं ना कहीं अभाव था। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी हमारे साहित्य धर्म ग्रंथ लिखे गए वो इतने बढ़ा चढ़ा के, इतने ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि काल्पनिकता को प्रभावित करते हुए दिखाया गया, जिसमें कि मनोवैज्ञानिकता की अवहेलना हो गई। अर्थात मनोवैज्ञानिकता को न देखते हुए वे काल्पनिकता, परंपरागत विधियों और धर्म को इतना ज़्यादा उन पे बल देते हैं, जहाँ पे मनोवैज्ञानिकता का अभाव देखने को मिलता रहता है। और तीसरी जो हमारी नेक्स्ट जो 8वीं कमी है वो तंत्र मंत्र जादू टोना पर बल दिखता है। किसमें? जैसे कि हमने वेद पढ़े थे ना दोस्तों, वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ऋग्वेद में या अथर्ववेद में, सामवेद में और सामवेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में, तो इनमें क्या क्या था कि कुछ में क्या था, मंत्रोच्चारण थे, श्लोक थे जिसका उद्भव किया गया, लिखा गया, उनको गा गा के सामवेद में क्या किया गया, उसका उच्चारण किया गया। यजुर्वेद भी वही चीज़ें, मंत्रोच्चारण था, यज्ञवेदी आदि का। और अथर्ववेद में जो है किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है? तंत्र मंत्र जादू टोना का, अर्थात वशीकरण का भी क्या मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो धर्म ग्रंथ भी थे या वेद भी थे वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना पर बल दिया गया। इसमें वो और वशीकरण का, उसमें बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे चीज़ों का, विषय वस्तु का समावेश किया गया, जो प्राचीन भारतीय साहित्य की कुछ कमियों को दर्शाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और ये कुछ कमियां हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे बहुत परंपरागत पुराने या प्राचीन जो है हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसको कह सकते हैं वैज्ञानिक आधार पे इसको सटीक नहीं माना जाता है। अगर इन सारी चीज़ों का या इन सारी कमियों का अभाव नहीं होता तो हमारे जो है धर्म ग्रंथ वाकई बहुत ही क्या है, वैज्ञानिक हैं, जिसका प्रयोग अगर देखा जाए तो आज भी हम कहीं ना कहीं उसको देखने को, उसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे जो मैंने आज बताया आपको समझ में आया होगा। मेरा ये आज का जो ये क्लास था, तो मैं इसको जो निगेटिव चीज़ है या जो कमियां हैं वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, और इसकी विशेषता को हम आगे वाले जो क्लास में देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे कभी कभी पूछता है कि भारत का पहला वास्तविक शासक कौन था, तो भारत का पहला वास्तविक शासक जैसे कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जब कह सकते हैं कि भारत की बागडोर या राजनीतिक व्यवस्था को संभाला, तब से ही भारत की शासन व्यवस्था या भारत की सभ्यता संस्कृति चली आ रही। उसके पहले भी बहुत सारी सभ्यता संस्कृति थी, राजा थे, लेकिन समय, काल निर्धारण और उसकी प्रामाणिकता का अभाव होने के कारण उन जो है राजाओं को हम वास्तविक शासक के रूप में नहीं देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत की बागडोर को संभालते हैं, शासक बनते हैं, वहीं से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय अर्थात काल निर्धारण का निर्धारण होता है, जिससे कि हम वैज्ञानिक रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम वास्तविक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस छोटे से 2 लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविकता और अवास्तविकता में कितना अंतर है ना। तो यही चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और मेरे ख्याल से कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि आप और भी उसमें जानने योग्य होंगी, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम और भी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।